तोशाखाना क्या है जो उन पर केस दायर किया गया वो सही है गलत है। ये वही जज हैं जो 2014 में इमरान खान के खिलाफ पोस्ट लगाया करते थे। एज अ पर्सन उसकी जाती हैसियत में वो गिफ्ट नहीं मिलता है तो वो पाकिस्तान के तोशाखाना में जाएगा, उस मुतलका शख्स के घर नहीं जाएगा और जिसने ये गिफ्ट दिया है उसकी सारी इंफॉर्मेशन, तो उस पर जो परसेंटेज उसकी लगती है उसको वो पे करना होगी एंड देन वो उस गिफ्ट को रख सकता है पर्सनली, राइट। और 50% अमाउंट पे करने के बाद फिर लोग वहाँ से वो चीज़ विड्रॉ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे फ्रेम में मौजूद है मोज़म जरियाल साहब जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ रोज़ से पूरे सोशल मीडिया पर एक हाइप बनी हुई है, दैट इज़ तोशाखाना केस जो कि इमरान खान पर दायर किया गया है। पहले भी इस केस को हाईलाइट किया गया था लेकिन कुछ अर्सा बाद जो है वो इसको बंद कर दिया गया और दोबारा जो है वो हमारे हाईलाइट्स में नज़र आ रहा है। आज हम लोग मोज़म जरियाल साहब के साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ए से लेकर जी तक कि आखिर ये तोशाखाना होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को जब पढ़ते हैं सुनते हैं उन्हें समझ नहीं आती, लेकिन अपने खान से मोहब्बत है उनकी। कुछ लोग खान को सपोर्ट करते हैं, कुछ उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन हर कोई जो है वो खबरों से ताल्लुक जरूर रखता है। तो आज जानते हैं कि जी तोशाखाना क्या है जो उन पर केस दायर किया गया वो सही है गलत है। और ये बताती चलूँ कि जो जज जो है वो इस केस को आगे फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं ये वही जज हैं जो 2014 में इमरान खान के खिलाफ पोस्ट लगाया करते थे। ये भी जानते हैं कि जी ये क्या सिनेरियो है। तमाम सवालात के जवाब आज साहब से लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप ऑडियंस को इस चीज़ से इंगेज कीजिए कि जी तोशाखाना होता क्या है। तोशाखाना बेसिकली एक सेक्शन है कैबिनेट डिवीजन के अंडर जी। और तोशाखाना का मतलब ये है ऐसी जगह और ऐसा रिकॉर्ड जहाँ पर बाहर के प्रिंसली स्टेट्स हैं या डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, यानी कोई भी बाहर का मुल्क है, वहाँ पर जब हमारे लोग मिलिट्री के लोग हों, आर्मी चीफ हों या कुछ ऑफिसर्स हैं या एम्बेसडर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जब वो बाहर किसी दौरे पर जाते हैं तो उन्हें अगर किसी स्टेट की तरफ से कोई गिफ्ट मिलता है जी। तो बेसिकली अगर प्राइम मिनिस्टर एक्स है जी, वाई है, जेड है, कोई भी शख्स प्राइम मिनिस्टर है तो या कोई मिनिस्टर है या कोई मिलिट्री का आर्मी चीफ है जी। कोई भी ऑफिसर है, उसको एज अ पर्सन उसकी जाती हैसियत में वो गिफ्ट नहीं मिलता है। वो गिफ्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान के मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को या आर्मी चीफ को या किसी भी स्टाफ को, एम्बेसडर को मिलता है। ठीक है। तो बेसिकली जब वो पाकिस्तान के कैपेसिटी में मिलता है तो वो पाकिस्तान के तोशाखाना में जाएगा, उस मुतलका शख्स के घर नहीं जाएगा। और इसके ऊपर रूल्स मौजूद हैं, लॉ मौजूद है, उस रूल्स के मुताबिक इन चीज़ों को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, इसके रिकॉर्ड में शेड्यूल बना हुआ है, कॉलम्स बने हुए हैं, उसमें इसको डिपॉजिट करवाना होता है जी। जब ये मिलता है डिपॉजिटर का नाम आता है, उसका सारा क्रेडेंशियल्स और जिसने ये गिफ्ट दिया है उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उसके बाद इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, असेसमेंट वैल्यू क्या है, और ये मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। तो ये सारा रिकॉर्ड वहाँ पर मेंटेन मतलब ये कि अगर वो गिफ्ट रखना चाहता है जाती तौर पर तो उस पर जो परसेंटेज उसकी लगती है उसको वो पे करना होगी एंड देन वो उस गिफ्ट को रख सकता है पर्सनली, राइट। रूल्स में ऐसा मेंशन है कि वो कुछ सर्टेन अमाउंट है, मतलब मैं मिसाल के तौर पर बात करूँ, कोई 50,000 या 1 लाख रुपए की चीज़ है जी। अगर उसकी मार्केट वैल्यू इतनी है, मैं एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा, रूल्स के मुताबिक बात नहीं कर रहा, मैं वैल्यू फॉर इंस्टेंस अगर एक चीज़ की वैल्यू 50,000 रुपए है, रूल्स कहते हैं कि 1 लाख तक की चीज़ आप बगैर कुछ पे किए आप रख सकते हो। ठीक है। तो आप उन रूल्स के मुताबिक वो चीज़ अपने पास रख सकते हैं, लेकिन पहले उसकी तोशाखाना में एंट्री होगी, उसके बाद वहाँ से वो चीज़ आपको दी जाएगी। ठीक है। और अगर इससे एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा की कोई चीज़ है, महंगी चीज़ है, वैल्यूएबल है, तो उसके ऊपर वहाँ पर पहले इसकी 25% अमाउंट थी वो आपको सरेंडर करना होती थी और उसके बाद वो चीज़ आपके हवाले की जाती थी। जबकि इमरान खान जब आए उन्होंने कैबिनेट डिवीजन में इस चीज़ को रेज किया कि ये सरी ज्यादती है पाकिस्तान के खजाने के साथ, 25% नहीं, ये 50% होना चाहिए, उसको इंक्रीज किया और 50% अमाउंट पे करने के बाद फिर लोग वहां से वो चीज़ विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब जो केस चल रहा है इमरान खान पर, आप क्या कहते हैं कि क्या पिटीशंस क्या है और इसको फर्दर आगे कैसे प्रोसीड किया जाएगा? बेसिकली ये जो तोशाखाना केस है ये किसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, ये ECP की यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंप्लेन के ऊपर ये केस इनिशिएट हुआ है। ठीक है। सेशन कोर्ट के अंदर जी।
और उनका ये कहना है कि इन्होंने अपने जो असासा जाते हैं उसके अंदर ये जो घड़ी ली हुई है तोशाखाना से इसको डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि केस आपने बना दिया जी, केस बन गया बिल्कुल। अब उस केस को चलना भी है जी, एक फॉरम पर चलना है, अदालत के अंदर चलना है और उसके एक चलने का तरीकाकार वजह है कानून के अंदर। बिल्कुल। और कुछ राइट्स हैं जो वेस्टेड हैं प्रोसिक्यूशन के साथ और कुछ राइट्स हैं जो डिफेंस के पास हैं और एक्यूज के पास हैं, यानी मुलजम के पास कुछ राइट्स हैं जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंश्योर करवाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जी अब हम सुन रहे हैं कि जी जो जज इस फैसले को लेकर चलेगा, वो जो फैसला करेगा वो वही जज है दिलावर साहब जो 2014 में इमरान खान के खिलाफ पोस्ट लगाया करते थे। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि वो इधर सही इंसाफ करेंगे या फिर नहीं। देखें जी, जज दिलावर हमायूं की बात किया आपने जी। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि 2014 में, क्योंकि मुझे इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं और मैं ऐसे किसी पर स्टिग्मा लगा नहीं सकता जी, 2014 में वो जज थे भी या नहीं, पहले इस चीज़ को देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ एडिशनल सेशन जजेस डायरेक्ट भी भर्ती होते हैं जो बतौर वकील प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और बाद में पेपर देके एडिशनल सेशन जज लगते हैं। अब देखने की चीज़ ये है कि 2014 में वो सेशन जज थे भी या नहीं, क्या वो एक आम इंसान, आम शहरी और बतौर वकील के अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहे थे जो उनके पास राइट है जी, फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर या कहीं भी, तो उनके पास वो राइट है, उसके लिए आप उसको किसी को क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो उस टाइम भी जज थे और एज अ जज क्योंकि कुछ चीज़ें आपके साथ अटैच हो जाती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ कंडक्ट होता है जिसके आप जिम्मेदार हैं। एज अ जज आप ऐसा एक्सप्रेसिव बिहेवियर नहीं रख सकते सोसाइटी के अंदर कि लोगों को आपका माइंड सेट पता चल जाए कि जज साहब का ये माइंड है। बिल्कुल। अब बात ये है कि जब आप जज साहब अगर उस टाइम जज थे जी, तो उन्होंने क्या बतौर जज वो चीज़ या वो ट्वीट्स या उनके खिलाफ कोई बात की, तो हाँ इस केस में वो असरअंदाज हो सकते हैं। हमें पता चल सकता है, इस चीज़ से हमें गुमान गुजर सकता है कि शायद ये जज एंटी इमरान खान है, यानी जो मुल्जिम उनके सामने पेश हो रहा है वो इस केस से पहले उसकी हुकूमत से पहले ही उसके खिलाफ थे। तो ये उसकी प्रोसिक्यूशन के लिए या उसको मतलब इनकार्सरेशन के लिए काफ़ी है कि उसके खिलाफ ये चीज़ इस्तेमाल हो, और जज के अंदर जो न्यूट्रल होना चाहिए बिल्कुल कहीं ना कहीं उसके खिलाफ मादा मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जी ये हमें जो वाक़या सुनने को मिलता है कि जी सेशन कोर्ट में पहले इसको देखा जाए, देन बाद में जो है वो हाई कोर्ट में लाया जाए, तो ऐसा क्यों किया गया? आखिर हमारे जो है वो ये एक ही सेशन जज है या फिर एक ही जज है, उसी को क्यों बार बार हम जो है वो किया जा रहा है कि जी यही फैसला करेगा? अच्छा, मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। बेसिकली ये हुआ इस तरह है कि जैसे आपका पिछला सवाल था कि वो सेशन जज साहब इमरान खान के खिलाफ ट्वीट्स करते रहे। अब आम जनरल प्रैक्टिस में जब किसी जज के ऊपर मुल्जिम कॉन्फिडेंस, कोई पार्टी कॉन्फिडेंस लूज करती है कि इस कोर्ट से मुझे फैसला नहीं करवाना है, अब यहाँ पर सेशन जज के एडिशनल कितने मौजूद हैं, यहाँ पर 10, 12, 5, 7 जितने भी जजेस मौजूद हैं वो किसी भी और को ट्रांसफर कर दें। बिल्कुल। या वो जज अगर उसके आगे डिस्क्लोज किया जाता है कि मुझे आप पर अब एतमाद नहीं है, मैं आपको केस नहीं सुनाना चाहता, और ये चीज इमरान खान की जानिब से की गई है। मैं आपको, ये रूटीन की प्रैक्टिस है। यहाँ हम लाहौर में भी ये चीजें देखते हैं, सिविल कोर्ट्स में भी सिविल जजेस हैं, सेशन जजेस हैं, जब हमें उन पर एतमाद नहीं रहता पार्टीज को, तो हम उन्हें सिंपली कहते हैं कि आप इसका रेफरेंस बनाकर सेशन जज साहब को भेज दें। सेशन जज साहब को जब रेफरेंस जाता है तो वो किसी और को ये मार्क कर देते हैं, ऐसा ही है। ठीक है, तो कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है। अगर एक जज के ऊपर किसी का एतमाद नहीं है तो वो किसी और जज के पास वो केस ट्रांसफर हो सकता है। इसी केस को ट्रांसफर करवाने के लिए जब वो हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं जिसे हम ट्रांसफर एप्लीकेशन कहते हैं, टीए बोलते हैं, वो ट्रांसफर एप्लीकेशन का के अंदर उन्होंने स्टे मांगा लेकिन उन्होंने कोई इंटरम ऑर्डर नहीं किया। वकील साहब थे जो खान साहब के, उन्होंने इंटरम ऑर्डर पास जज ने नहीं किया, जिस पर उन्होंने एडवर्स ऑर्डर पास करते हुए उनकी किसी एप्लीकेशन को खारिज किया या जो भी किया। अब बात यह है कि हमारे हाई कोर्ट लाहौर के अंदर किसी खास पार्टी के लोगों का तांता बना रहा केसेस का, और जज बार बार बेंच में बैठकर माजरत करते रहे कि हम ये केस नहीं सुन सकते, हम ये केस नहीं सुन सकते। भाई क्यों नहीं सुन सकते? आपका क्या ताल्लुक है?
जब एक जज के पास इख्तियार है कि वो केस नहीं सुन सकता और किसी बेंच के ऊपर कोई एतराज करके पिटीशन फाइल करके वो बेंच तोड़वा देता है कि हमें इस बेंच के ऊपर कोई एतराज नहीं है, तो क्या इमरान खान के साथ कोई स्पेशल सलूक किया जा रहा है जी? ये देखने में अपेरेंटली ऐसा लग रहा है बिल्कुल केस को कोई और रंग देने की कोशिश की जा रही है और फैसला आप पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब किसी ना किसी तरीके से उस फैसले को आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ऐसा मुमकिन है। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तमाशा लगा रहा, बार बार बेंच, यानी सबसे बड़ी इस मुल्क की कोर्ट है, बेंच बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है, जब वहां पर किसी की मंशा के ऊपर ये हो सकता है, पिटीशंस के ऊपर बेंच बन और टूट सकते हैं, तो इमरान खान ने एक सेशन जज से अपना केस ट्रांसफर किसी और सेशन जज के पास करवाने की इस्तदा की है, तो वो एक जायज उसकी रिक्वेस्ट थी, उसको मान लेना चाहिए था। ऐसा ही है। अच्छा, अगर ये जिस तरह के हमें हालात नजर आ रहे हैं तो यही लग रहा है कि जी इमरान खान को पहले भी इस केस में घसीटने की कोशिश की गई और अब भी जो है कोशिश जारी है। अगर ये केस सही साबित हो रहा है कि इमरान खान इसमें मुलव्विस थे और उन्हें सजा मिलनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है क्या सजा मिलेगी? बेसिकली उसको कोई जेल भेजना तो किसी की भी मंशा नहीं है। इमरान खान को सजा देने का मकसद पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर, एक बराबरी की सतह के ऊपर किसी की मंशा है कि हमें ग्राउंड लेवल प्लेइंग ग्राउंड दी जाए, उस पर इलेक्शंस हों। अब वो लेवल प्लेइंग ग्राउंड यही हो सकती है कि वो नवाज शरीफ नाअहल हुआ, फिर इमरान खान को भी नाअहल किया जाए, तो बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन उनका बेसिकली जो उनका इरादा है या उनका जो मकसद है वो डिस्क्वालिफिकेशन है। उसी के ऊपर ईसीपी ने ये कंप्लेंट फाइल की थी सेशन कोर्ट में कि इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। क्या इसका कॉन्सिक्वेंस सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन ही नजर आएगा या फिर इसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो गिरफ्तारी भी हो सकता है कुछ अर्सा के लिए, फिर छोड़ देना, माफ कर देना? क्या इसके कोई और भी चांसेस हैं? देखिए जी, छोड़ देना, माफ कर देना तो फिर वो कानून की बात नहीं है। कानून वैसे भी इस मुल्क में रह कितना गया है। गिरफ्तारी करनी है तो बिला वजह भी हो रही हैं, हमारे आसपास भी हो रही हैं, नॉन पॉलिटिकल बंदों की भी हो रही हैं, बुकला हजरात की भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जो बिल्कुल साफियों की हो रही हैं। यानी जो आवाज उठ सकती है आइन के लिए, कानून के लिए, उस आवाज को दबाया जा रहा है, तो कोई अच्छे की उम्मीद तो की नहीं जा सकती। ठीक है, मतलब ये कि जी ये एक खतरे की घंटी पॉपअप हो गई है कि जो अपेरेंटली हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यही है कि जी अगर इन पर साबित हो जाता तो वो इमरान खान साहब जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। आपने बड़े ही अच्छे तरीके से ईच एंड एवरी पॉइंट को क्लियर किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑडियंस को पता चल गया होगा कि तोशा खाना एक्चुअल में है क्या और किस तरह से मुख्तलिफ जावियों को इस्तेमाल करते हुए इस केस को मैं कहूँगी कि थोंसा जा रहा है ऊपर। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जीतो नाज़रीन, आपने कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो इस कन्वर्सेशन के देख लिए होंगे कि बहुत ही प्रोडक्टिव गुफ्तगू की गई है और यहाँ पर बिल्कुल यही लग रहा है कि जी जो हो रहा है, जो इस वक्त जिस तरीके से किया जा रहा है, बहुत गलत किया जा रहा है। और मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे लगता है कि जी इमरान खान की साइड से जितनी भी इन्होंने एप्लीकेशन को खारिज किया, आई थिंक सो वो नहीं करना चाहिए था। दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।